लास्ट क्लास में हम लोग सेंट्रॉइड जो है देख चुके थे अच्छे तरीके से, और मैं ये बता चुका हूं आपको कि सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी क्षेत्रफल का केंद्र होता है। लेकिन जैसे ही हम गुरुत्व केंद्र की बात करते हैं, तब आप गुरुत्व केंद्र का निकालते समय जनरली आपको बोला गया होगा या आपने कहीं भी सुना होगा या किताबों में कि भाई एरिया की जगह वॉल्यूम ले लेना। लेकिन गुरुत्व केंद्र वॉल्यूम से क्या मतलब रखता है, मैं आपको बताता हूं क्या, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे आज आज का टॉपिक मैं आपको बोलूं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडी। कुछ सॉलिड बॉडी होंगी जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखेंगे। कहेंगे सर इतना दिन से क्या चला रहा है, दूसरा कुछ? मैं कहूंगा बिल्कुल वही चैप्टर का नाम था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन अभी तक हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ रहे थे। सिलेबस में भी पहले सेंट्रॉइड को मेंशन किया, तो फिर सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या करें, हिसाब कैसे इसको करें, तो मैं बताता हूँ। डिफरेंट टाइप की सॉलिड बॉडी, जैसे अगर मान लीजिए मैं सॉलिड बॉडी में नाम लूं, तो मैं पहला जो पढ़ाने वाला हूं आपको वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर। यानी किसी सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम लोग आज सीखने वाले हैं कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, सिलेंडर कैसा होगा उसके बारे में भी बात। उससे पहले एक चर्चा क्या भाई, अगर मुझे किसी ऐसा कोई गोला टाइप की कोई चीज है, इस टाइप की, और इसका मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो जैसे मैं मोमेंट लिया था, अगर एरिया रहता तो इसमें एक एरिया मान करके इसका इस पर मोमेंट लेता और फिर इसी के एरिया के मोमेंट को इंटीग्रेट कर देता, तो पूरे एरिया का एरिया मोमेंट आ जाता, और उसी के बल पे हम निकाल लेते कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ है। लेकिन जब बात आएगी कि सर नहीं ये एक ठोस गोला है, वृत्त नहीं है, एक ठोस गोला है, तो उस स्थिति में इसके वेट का लेना पड़ेगा। तो चाहे वेट का लें, चाहे वेट बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बात को समझिएगा। अब चूंकि मटेरियल की डेंसिटी हर जगह एक समान होती है, किसी एक ही पदार्थ की बात, जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किसी ऐसे पदार्थ का लेंगे जिसकी डेंसिटी बदल रही हो जगह जगह पे, जैसे कंक्रीट है उसकी डेंसिटी बदलती है, अभी आपको कंक्रीट पढ़ना है बहुत डिटेल में आगे। तो कंपोजिट मटेरियल है जिसमें डेंसिटी में बदलाव है, वहां पर हम वॉल्यूम की जगह पर, वेट की जगह पर वॉल्यूम नहीं ले सकते हैं। लेकिन जिस पदार्थ की डेंसिटी थ्रू आउट द मटेरियल एक समान है, उसमें हम चाहे वेट का मोमेंट लें चाहे वॉल्यूम का, रिजल्ट हमारा सेम आने वाला है। तो पहली बात मैं आपको बोलूंगा कि जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला इसके लिए यूज होगा ना, ये सब जैसे आपको निकालना था कि भाई हमारा कहाँ होगा केंद्र, तो आप निकालते थे सेंट्रॉइड के लिए a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, ये निकालते थे आप ना। तो ये सब कहाँ से आया था, तो ये क्षेत्रफल था, इसलिए यही चीज यदि हम लोग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कर लें, यानी v1 x1 प्लस v2 x2 प्लस v3 x3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, तो इससे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अब असल में तो इस फार्मूले को होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए था w1 प्लस w2 प्लस w3। लेकिन आपको मैं वही बात बताया हूं। अब चूंकि आप जानते हैं w1 यानी वेट किसी पदार्थ का, आप एक चीज बताइए, बेसिक रूल, अभी हो सकता है आप इसके पहले डेंसिटी वगैरह पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं, कि आप इंटरमीडिएट में हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि डेंसिटी रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर ये बात बताइए यहां से, या वेट अपॉन वॉल्यूम, अभी के लिए डेंसिटी को मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। डेंसिटी में एक मास डेंसिटी एक वेट डेंसिटी होती है, तो यहां पर मैं अभी वेट डेंसिटी की बात कर रहा हूं। तो यहां से अगर W बराबर लें तो ये क्या होगा, वॉल्यूम इंटू, यही होगा ना, ध्यान समझिएगा यहाँ। तो असल में देखिए
गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए छोटे छोटे भारों का मोमेंट कुल भार के मोमेंट के बराबर होता है, ये होना चाहिए। तो छोटे छोटे भारों का मोमेंट कुल मोमेंट के बराबर होता है। तो भाई भारों का मोमेंट ले रहे थे, अब भारों में डेंसिटी से गुणा करते, इसी लगा से हमने W की जगह पर मान लीजिए कोई कोई चीज है, कोई पार्ट है इसका जिसका W है वेट, तो हम उसको क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में बदल लेंगे। देखो अभी थोड़ा सा सुनते जाओ, थोड़ा हो सकता है तुम परेशान हो अभी इस सब ना समझ में आए, लेकिन थोड़ी देर बाद सारी क्लियरिटी आ जाएगी, तो इसलिए ध्यान लगा के पहले सुनो। हम मेन फार्मूला यही है, इन सब को अभी के लिए भूल जाओ। हम कह रहे हैं हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे भारों का। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस W1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, V1 इंटू रो। अरे वही पदार्थ है, इसी पदार्थ के अलग अलग जगह से हमने वेट लिए हैं, W1 W2 W3 W4 W5। तो V1 I इंटू रो, I इंटू क्या कर दिया X1 प्लस V2 इंटू रो इंटू क्या कर दिया X2 प्लस V3 इंटू रो इंटू क्या कर दिया X3। अब इसी में डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, V1 रो 1 प्लस V2 रो 2 प्लस V3 रो 3। अब सॉरी रो 3 नहीं, रो वही है, रो सॉरी 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 सबका डेंसिटी सेम है, रो ही है। तो अब यहां से बताओ, ऊपर से भी रो कॉमन निकल रहा है, नीचे से भी रो कॉमन निकल रहा है, रो सब में से देखो निकाल लोगे, यहां से रो, यहां से रो, वहां से रो, तो क्या बचेगा, V1 X1 प्लस V2 X2 प्लस V3 X3, और नीचे रो निकालोगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, और रो दोनों जो ऊपर से कॉमन निकाले नीचे से काटोगे तो यही फार्मूला आ जाएगा ना। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इसी के बराबर है। ये बात कर लिया, मुझे बस इतना ही समझाना था कि तू चाहे वेट का छोटा छोटा का मोमेंट लेके इंटीग्रेट करो और चाहे तुम वॉल्यूम का लो, बात एक ही होगी, क्योंकि ये ऐसा पदार्थ हम माने हुए हैं जिसमें पदार्थ का घनत्व तो पूरे पदार्थ में कहीं बदल नहीं रहा है। यदि ये बदल जाता तो बात क्या होती, ये वाला फार्मूला फिर यही लगाना पड़ता, ये लागू नहीं होता, तब यहाँ पे रो की जगह पर कोई रो 2 होता, तो कॉमन ही नहीं निकलता। मैंने आपको वो बात बताई जिससे आपके भविष्य में, अगर ऐसे तो आज आप डिप्लोमा कर रहे हैं मान लीजिए, हाँ डेंसिटी वो गुरुत्व केंद्र वाले में वॉल्यूम से निकालना पड़ता है, मान लीजिए, और देख लीजिए दोनों में अंतर नहीं है। आप एक चीज को किसी के कहने से मान लीजिए, और एक चीज है कि देखिए असल में वेट ही है, हम वेट ही का ले रहे हैं, लेकिन हमने रो को निकाल के ये फॉर्मूला बना। अब आगे से हम जिसका भी सिलेंडर वगैरह का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे ना, तो उसके भारों का केंद्र, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या परिभाषा है, जहां संपूर्ण भार काम करता हुआ माना जा सके, संपूर्ण आयतन नहीं ना है, तो संपूर्ण आयतन वाला लगाएंगे, क्योंकि संपूर्ण भार और संपूर्ण आयतन बराबर ही है, तब जब पदार्थ की डेंसिटी यानी घनत्व एक समान हो। अभी तुम बच्चे हो सकता है कि तुम इस चीज को ठीक से ना समझ पाओ, लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे दुआएं दोगे मुझे, चिंता मत करो। चलो आगे चलते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, हेडिंग बना लीजिएगा जो भी आप, अगर इससे नोट्स बना, बाकी नोट्स वगैरह जो एप्लीकेशन पे मिली होगी उसमें ये सब किया गया होगा, ये बात नहीं करी गई होगी, ये बात हो सकता है ना करी गई हो, लेकिन वो पूरी बात की गई है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखा है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालना है। तो अब सिलेंडर हमने यहां से क्या किया, ले लिया। चलिए ये आ गया अपन लोगों का सिलेंडर, और इस पे आपको सीमेंट एक्सिस कहां से लेना चाहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक्सिस को कहीं भी मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, इससे काफी दूर यहां मान लीजिए, फिर यहीं से सबकी लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, समझ रहा ना। तो सेंट्रॉइड का भी यहीं से आएगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी लोकेशन। तो एक चीज मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई चीज सिमेट्रिक होती है ना, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सिमेट्री वाली एक्सिस पर ही होता है। तो इसका सिमेट्रिक वाला यदि एक्सिस हम ढूंढे, इसका सिमेट्रिक वाला यदि हम लोग एक्सिस ढूंढे तो कहां होगा, इसका सिमेट्रिक वाला एक्सिस कहां होगा, तो चलिए भाई यहां से हमने लगाया, ये इसका सिमेट्रिक वाला एक्सिस है, इसके अबाउट मान लें अगर हम लोग इसको, तो ये सिमेट्रिक होगा। चलिए इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, और एक दूसरा एक्सिस यहां मान लेते हैं हम लोग इस जगह पे। तो हमको पता करना है, यही इसका बेस है, बेस से हम कुछ ऊंचाई पर एक पट्टी मानेंगे, उस पट्टी का वॉल्यूम को इसी बेस पर, अब हम जानना चाहते हैं कि इससे कितने ऊपर होगा। हाँ इसी पर होगा, ये हम पहले से जानते हैं सिमेट्रिक है, तो हम लोग को एक्स बार नहीं निकालना है,
केवल y बार, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी लाइन पे x बार का मतलब होता है कि अगर हम इसको यहां माने होते तो यहां से निकालते, हम इसी को 0 मान करके यहीं से y बार बस निकाल देंगे, कहेंगे x बार क्यों नहीं, x बार हम जानते हैं इसी पे कहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या है, हमने यहां से y दूरी पर एक पट्टी मानी, y दूरी पर एक पट्टी मानी, और पट्टी का मतलब कैसा, पट्टी का मतलब कैसा, एक ऐसी पट्टी मानेंगे आप जो आपको लगेगा कुछ इस टाइप से रहेगी, ये पट्टी रहेगी आपकी कुछ इस टाइप से, ऐसे। तो आपको ये दिखा होगा सिलेंडर, जब सिलेंडर की y दूरी पर एक मोटाई आप लिए होंगे तो वो भी एक पतला सा सिलेंडर ही होगा, जिसकी मोटाई को हमने मान लिया है यहां से यहां तक, इस मोटाई को हमने मान लिया है dy, बहुत पतली मोटाई है dy, बात समझ में, ये बहुत पतली मोटाई है dy, ठीक है, और y दूरी पर है तो इसका निचला सिरा भी y, ऊपरी सिरा भी y। अब इसकी अगर इस पर हम मोमेंट लें इस वाले पर तो y दूरी पर है, इसकी मोटाई है, इस सिलेंडर की त्रिज्या जो है यहां से यहां तक, इस त्रिज्या को हम लोगों ने कितना मान लिया, r मान लिया, इस त्रिज्या को हमने कितना मान लिया, r मान लिया, और इस सिलेंडर की ऊंचाई को कितना माने, कुल ऊंचाई को, इस सिलेंडर की कुल ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक, तो इस सिलेंडर की कुल ऊंचाई को हमने मान लिया क्या, h, सिलेंडर की ऊंचाई को h मान लिया, ठीक है। अब हम लोग वही बात करेंगे कि एज्यूमिंग, हमने यहां पर मान लिया एज्यूमिंग a strip of dy thickness at a distance of y from base of the cylinder, सिलेंडर के बेस से y दूरी पर dy मोटाई की एक पट्टी मानने पर, मान लिए तो अब क्या करेंगे, उस पट्टी का पूरा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप, यानी स्ट्रिप का वॉल्यूम कितना होगा, तो कहेंगे एरिया इंटू हाइट, एरिया तो जो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया h, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हुआ, जो यहाँ का एरिया है वही वहां का एरिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बड़ा आसान हो जाता है इसका, पाई आर स्क्वायर, और इस सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है, कहेंगे सर h नहीं है बल्कि dy इसकी ऊंचाई, तो इस पट्टी का वॉल्यूम हुआ पाई आर स्क्वायर इंटू dy, क्लियर है। तो चलिए हम उस पट्टी का क्या लेते हैं, इसलिए उस पट्टी का मोमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप का वॉल्यूम का मोमेंट ले लिए तो कितना आया, तो कहेंगे कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू वाई दूरी पर इसका बेस पर मोमेंट ले लिए, और बेस पर मोमेंट लिए हो ये भी साथ के साथ मानते चलो कि ये वाई बार दूरी पर इसका वो होगा, क्या कहते हैं इसका, पूरा केंद्र होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लेते हैं कि ये वाई बार दूरी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो हम लोग ऐसी पूरी पट्टी, जगह जगह से कई पट्टियों का मोमेंट बराबर होगा इस पूरे का वॉल्यूम इनटू वाई बार, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप इतना होगा पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू वाई होगा, क्लियर है यहाँ पे। यानी अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सीधे कि पूरे सिलेंडर का अगर वॉल्यूम v हो तो वी वाई बार बराबर होगा क्या, सभी छोटी छोटी पट्टियों के मोमेंट के बराबर, यानी पाई आर स्क्वायर वाई डी वाई, और ये कहां से कहां तक, इसमें क्या वेरिएबल है, वाई ही तो बदल रहा है, वाई या तो कम से कम, ये वाई जो हम माने हैं पट्टी वो कम से कम 0 हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा h तक जा सकती है, तो ये 0 से h तक ये पट्टी बदलेगी। अब तक कहोगे सर यार कहाँ गया, अरे यार आर अब इस बार फिक्स, हर डेरिवेशन में आर ही बदलता था, इस बार तो इसका पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया आर फिक्स है। इस पूरे इक्वेशन में क्या चेंज हो सकता है, वाई केवल बदल सकता है, क्योंकि
समझ नहीं रहे हो, y हम अपने से कहीं माने हैं रैंडमली किसी ऊंचाई पर, तो y कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 0, इट कैन बी h, तो हम लोग लिमिट इसकी लगा देंगे। तो यानी v मतलब पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम विच इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू वाई बार बराबर, इस पूरे को अगर इंटीग्रेट करें तो बाहर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और y को इंटीग्रेट करेंगे dy में तो y स्क्वायर बाई 2, और ये क्या बचेगा 0 से h तक। अब यहाँ पे dy इंटीग्रेट हो चुका है, केवल y इंटीग्रेट होगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, y इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ से अगर y बार इज इक्वल टू आप निकालें कि कहाँ जाएगा, तो जाहिर सी बात है पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर की जगह पर रखेंगे तो एच स्क्वायर बाई 2, और ये वाला आ जाएगा एच, यानी एच से एक एच कैंसिल तो आ जाएगा एच बाई 2। आपको नहीं मालूम था कि सिलेंडर का आधी ऊंचाई पर होता है गुरुत्व केंद्र, आपको ये बात नहीं मालूम थी कि सिलेंडर का गुरुत्व केंद्र उसके ऊंचाई एच के आधे पर होगा, तो मालूम तो थी लेकिन लाओ तो पता चल गया कहाँ होगा, यहाँ होगा। सिलेंडर का तुमने देख लिया कि यहाँ होगा। तो देखो ये आसान चीजों में, देखो इन सब चीजों का तुम्हें याद भी होना चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम में दे दिया तो यू नीड टू प्रूफ कि हमने कैसे लिया है, हमने मोमेंट वाले मेथड का प्रयोग करके लाया है, मान नहीं लिया आपने। कहेंगे सर बड़ा अच्छा काम किए, सिलेंडर वाला तो दिखा दिए, हमें तो मालूम ही था h/2 पर, तो मैं कहूंगा ठीक है इसका तुम्हें मालूम था ना h/2 पे, चलो अगला अगर इसी तरह नियम वो है जो सब पे लागू हो, नियम वो है जो सब पे लागू हो, तो अब जरा बता दो दोस्त इसका कहां होगा, अब जरा बता दो कि इसका कहां होगा। मैं तुमसे सवाल फिर से वही करूंगा, मैं यहां पे बना दे रहा हूं बेस, ये रहा बेस, और यहां पे रही इस कोण की हाइट, सिमेट्रिसिटी लागू है इधर इधर, इसी पर कहीं होगा, तुमको बताना है कि y बार इस बेस से कितनी ऊंचाई पर होगा, कहीं यहीं पर मुझे उम्मीद है कि होगा, लेकिन तुम इतने चालाक को देख के बताने वाले, उसका तो बता दिया h/2 पे होगा, जरा इसका भी बता दो कहाँ। तो फिर इस केस में दिमाग काम करना बंद कर देगा, लेकिन तुम यदि नियम से चलोगे तो आ जाएगा। कहोगे सर आप तो इतना कठिन कठिन नियम बता रहे हैं, मैं कहूंगा देखो ये सब डेरिवेशन है, और दो सिखा रहा हूं, सीख लो इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, बाकियों का करना ऐसा ही है, गोला वोला सबका निकाल सकते हो तुम, लेकिन मैं बताऊं आपको न्यूमेरिकल, एक पिछले वीडियो में जो मैंने लास्ट में न्यूमेरिकल लगवाया है, ठीक पिछले वाले वीडियो में जो लास्ट न्यूमेरिकल लगवाया है, उस टाइप के न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा है। डेरिवेशन एक दो बार पूछा है इसलिए करवा रहा हूँ, छोड़ा भी मैं चाहता तो छोड़ भी देता, बट सीख लो, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये आपने लिया, अब हमने बात बदल दी, अब हमने ले लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कोन, यानी एक ठोस शंकु का क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहेंगे सर बड़ा अच्छा काम किए, तो बात वही है, फिर वाई दूरी पर एक स्ट्रिप मानने के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है, वाई दूरी पर एक स्ट्रिप मानने के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है, तो वाई दूरी पर एक स्ट्रिप मानिए, यहां से यहां तक एक पट्टी आपने मान ली। आपको ये जान के थोड़ा सा आश्चर्य होना चाहिए, क्यों थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए होना चाहिए आपको जानने के लिए इसमें कि ये पट्टी जो आप मानेंगे वो भी तो छोटा सा शंकु ही होगा, लेकिन वो इतनी पतली है, इतनी पतली वो पट्टी कि आप उसको एक सिलेंडर मान सकते हैं, ठीक है। अब बात वही है, यहाँ पे और चीजें कुछ एज्यूम करनी पड़ेंगी। मान लो ये वाई दूरी पर तुमने पट्टी मानी, ये तो वाई बार है, सेंटर की दूरी है, ये जो दूरी है सेंटर की वो वाई बार है, यहां से वाई दूरी पे तुमने पट्टी मान ली। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो पट्टी माने हो, समझना ध्यान से, यहाँ पे इसका एरिया इंटू हाइट लेंगे तभी तो वैल्यूम आएगा, इसका वैल्यूम क्या होगा, तो अगर कुछ तुम अपने से एज्यूम कर लो इसको, तो ऐसे मानो शंकु को, ये पॉइंट मान लेते हैं शंकु का ए, इसको बी, इसको सी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं इसके बेस पर ओ। अगर तुम एक ट्रायंगल से समझो, अच्छा इसको ओ बी सी, इसको डी ई मान लें, इसको डी ई पॉइंट को, और इसको मान लेते हैं एफ। तो एक बात बताना जरा, इसकी त्रिज्या कितनी होगी,
जो यहाँ पे तुम सोचो कि यहाँ पे ये एक वॉल्यूम है, उसका हम यहाँ पर लेंगे क्या, मोमेंट, और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा पूरे का मोमेंट। तो मैं कहूंगा इसका पहले वॉल्यूम निकाल तो लो। मैं कहूंगा वॉल्यूम निकालना है तो ये भी एक पतली पट्टी है, तो ये सिलेंडर मानी जा सकती है। और सिलेंडर कैसे मानेंगे हम लोग इसको, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच तो कहोगे सर बहुत अच्छा, एच में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। एच तो इसका यहां से यहां तक बहुत पतली वाई डायरेक्शन में डी वाई है, ठीक है ना, डी वाई इसकी मोटाई है। लेकिन सर एरिया ये जो शंकुआकार ये भी तो होगा, ये नीचे शंकु है तो ये भी तो एक शंकुआकार होगा, अरे मैंने वृत्ताकार होगा, इसका भी बेस सर्कुलर है तो इसका भी सर्कुलर होगा। सर सर्कुलर होगा तो पहले रेडियस निकालना है। मैं कहूंगा रेडियस मान लेते हैं यहां से यहां तक का रेडियस, यहां से यहां तक का मान लो, इस पॉइंट को हमने बोल दिया एफ, और यहां से यहां तक का रेडियस हमने मान लिया कि कुछ है, और इसको चलो आर, तो इस पूरे बड़े वाले को मान लो, इस पूरे बड़े वाले का रेडियस तुम यहां से यहां तक मान लो कि आर है। तो फिर छोटे वाले का भी लगे हाथ तुम यहां से यहां तक मान लो, छोटे वाले का भी तुम यहां से यहां तक मान लो ऐसे, और इसको मान लो आर डैश। बात समझ आ रही, शंकु की ऊंचाई यहां बेस से पूरे हाइट तक, पूरे हाइट तक इसकी ऊंचाई को हम लोगों ने एच मान लिया, या स्मॉल एच मानो, सबको स्मॉल ले लो। समझ में आ गई बात। तो पहली बात कि इसके लिए अब हम लोग यहां पर करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, पूरे कोन का वॉल्यूम हमने लिखा तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर हमने रेडियस माना, एच हाइट माना, यही होता है। अब ये सब आपको याद होना चाहिए, ज्योमेट्री के रूल में है, शंकु का यही आपका पूरा आयतन होता है। लेकिन उस पतली पट्टी के आयतन के लिए आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। क्या, अभी तो हमको खुद ही नहीं मालूम है कि कितनी ऊंचाई पर होगा। तो एक चीज यहां पर बताओ, इसको एज ए ट्रायंगल थोड़ा एज्यूम करो, यहां से ए बी सी और ए डी ई में, 2D में देखो, 2D में तो अच्छा ये हमको ना ऐसे देख रहे हैं, अंदर ना दिख रहा है, डॉटेड दिख रहा है, लेकिन सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से सोचो, यहाँ पे यहां से पूरा उठाओगे ये त्रिभुज, इसमें से त्रिभुज, तो मैं कह सकता हूं ऐसा कि जो भाई इस त्रिभुज की पूरी ऊंचाई, बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, एओ, यानी इन द, या हम लोग यहां पे सीधे लिखते हैं सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी एंड ए डी ई, उसमें बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई बटा उसका आधार या उसकी त्रिज्या, बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या, माने हम लोग लिख सकते हैं कि h बाई आर बराबर छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, ए से एफ तक, विच इज दिस, यही छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई है। और ये ऊंचाई जो है वो h में से ये y घटा, h माइनस वाई है, h माइनस वाई है। तो हम लोग लिख सकते हैं h माइनस वाई बटा इसकी त्रिज्या r डैश, ये r डैश मान लिया हमने, बड़े त्रिभुज का ऊंचाई और बटे त्रिज्या, छोटे त्रिभुज की ऊंचाई बटे त्रिज्या। यहां से r डैश की जो वैल्यू आई उस छोटे वाले की त्रिज्या, वो इसको इधर कर दें तो आएगा h माइनस वाई बाई एच आई इंटू का आ जाएगा r आ जाएगा, ठीक है। यहां से आ गया r डैश का वैल्यू, इसलिए अब हम निकाल सकते हैं उस पूरी मोटाई पट्टी का वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ द स्ट्रिप, वैल्यूम ऑफ द स्ट्रिप हम लोग निकाल सकते हैं। कितना होगा, उसके वैल्यूम को हम लोग मान सकते हैं डेल्टा वी होगा, छोटा सा वैल्यूम है उसका, तो वो कितना होगा, तो कहेंगे पाई 1/3, सॉरी वो सिलेंडर का काम करेगा तो उसको हम लोग पाई आर डैश का स्क्वायर आई इंटू क्या हो जाएगा एच। आर डैश का वैल्यू सर हमको पता चल चुका है, एच माइनस वाई अपॉन एच, एच माइनस वाई अपॉन एच आई इंटू आर, इस पूरे का स्क्वायर, यही तो है देख लो, आई इंटू क्या कर दिया हमने, बात समझ आ रही है। इस पूरी पट्टी का पाई एच माइनस वाई बाई एच इंटू आर का होल स्क्वायर इंटू ये हो गया एच,
ये इस पतली पट्टी का है क्या, वॉल्यूम। तो इसका मोमेंट ले लेते हैं, इसी का मोमेंट ले लेते हैं पूरे का, इसलिए मोमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप के आयतन का आघूर्ण कितना होगा। तो मैं कहूंगा ये तो मोमेंट था, वो कितनी दूरी पर लगा है, y दूरी पर। बात समझ आ रही ना। तो एक चीज, एक मिनट रुकिएगा, ये h की जगह पर एक सेकंड, इस पाई आर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई h नहीं है, ये dy है। पाई आर डैश का स्क्वायर dy ना होगा, कैसे, पाई आर स्क्वायर इसका आधार, पाई आर डैश का स्क्वायर क्षेत्रफल गुणे मोटाई dy है, तो यहाँ dy होगा। अब इसका मोमेंट लेंगे तो वही y से गुणा हो जाएगा, तो होगा पाई और हो जाएगा यहाँ पे h माइनस वाई अपॉन एच का इंटू आर का होल स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। ये हो गया, इसी को हमको करना है अब इंटीग्रेट। क्यों, क्योंकि ये हुआ इस पूरी वॉल्यूम का इस बेस के अबाउट मोमेंट। तो चलिए बेस के अबाउट मोमेंट, ये होगा किसके, पूरे वॉल्यूम के मोमेंट के बराबर। अच्छा, ये छोटा सा वॉल्यूम का इस पर मोमेंट, इसी तरह कई छोटी छोटी पट्टियों का मोमेंट इस पूरे वॉल्यूम का जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वाई बार पर हम मान रहे हैं केंद्र है, तो वाई बार के मोमेंट के बराबर होगा। यानी मैं यहां पर लिखूंगा क्या, इसलिए पूरे का वॉल्यूम माने वॉल्यूम इंटू वाई बार बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ होल दिस पाई पूरा h माइनस वाई अपॉन एच इंटू आर का होल स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। कहेंगे सर इसमें y ही वेरिएबल है, y क्या हो सकता है, सर y यहां से ये 0 भी हो सकता है और ऊपर उठ के जाए तो h भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, तो इसका लिमिट लगाओ 0 से लेके h तक, यही ना इसकी लिमिट लगेगी भाई। तो इसको अब हम लोग पूरा इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे को ब्रेक कर सकते थे, इसको थोड़ा सा ब्रेक करें पूरा लिखते समय। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको ना इस पूरे हिसाब को ले आते हैं नीचे, इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, इसको पूरे को खोल के हम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। कैसे, तो भाई पाई आ गया यहाँ पे, इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो ये आएगा हम लोग का h माइनस वाई का होल स्क्वायर और r का स्क्वायर, ये आएगा ना पूरा। तो r स्क्वायर इसके साथ आएगा, तो अलग से गुणा में, तो r स्क्वायर को बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा, h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2hy, और नीचे इस h का भी स्क्वायर होगा, तो ये नीचे आ गया h स्क्वायर आई इंटू वाई डी वाई। समझ रहे हो ना, ये पूरे का बात समझ रहे हो ना, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy अपॉन एच स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई, ये आ गया पूरा क्लियर। अब अगर हम लोग y से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दें सब में, तब भी क्या आ जाएगा, समझ रहे ना, ये y को बाहर रहने देते हैं, करेंगे बाद में, पहले अभी के लिए तो यही हम लोग, तो अब इसी का हम लोग ले लेते हैं, यही इसी चीज को यहाँ पे ले आते हैं पूरे को लिख करके, या यहीं पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला था। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है हम लोग का 0 से लेके h तक, यहाँ पर लिख दें पाई यही आर स्क्वायर, और इस पूरे को ओपन करेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy अपॉन एच स्क्वायर और इंटू वाई इंटू डी वाई। इसमें से क्या क्या आपको लग रहा है कि कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट के रूप में हमको पाई और आर स्क्वायर, वो तो आर जो है बड़े वाले शंकु का बेस है, तो उसको पूरा बाहर निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर हाइट है, वो भी बाहर निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये नीचे वाला। अंदर बचा क्या हम लोग का 0 से लेके एच तक, वो बचा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy और इंटू वाई इंटू डी वाई, यही बचा ना। इधर हम लोग का क्या है, अब v का वैल्यू हम लोग लग देना, तो v का वैल्यू होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू वाई बार। यहां से यदि हम लोग देखें तो कुछ चीजें हमको वाई बार ही चाहिए था बेसिकली, कि वाई बार कहाँ होगा, तो ये इसमें से पाई आर स्क्वायर जो होगा यहां से, ये इससे क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर कैंसिल। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, इंजीनियरिंग में ये काटना ना अच्छी बात नहीं है,
बस अगले स्टेप में उसको नहीं लिखा जाता, ये जान लीजिए। तो यहां से हम लोग अगर देखें तो क्या क्या हमारे पास बचता है, वाई बार इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट अगर मैं उधर भेज दूं तो वाई बार इज इक्वल टू, अगर ये 3 उधर भेज दूं तो क्या हम लोग का 3 बटा ये नीचे क्या बच रहा है, एच स्क्वायर, 3 बटा एच स्क्वायर बच रहा है। और यहाँ पर वाला एच कहाँ चला गया, ये वाला एच, वो भी 1 मिनट, वो भी नीचे चला जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के बाद एच बच रहा है पूरा यहाँ पे, और वाई बार इज इक्वल टू 3 बाई यहाँ पर ये एच स्क्वायर, यहाँ वाला भी एक एच बचा ना, पाई आर स्क्वायर खत्म, तो ये 3h, 3 ऊपर गया लेकिन एच नीचे आ गया, तो ये एच का क्यूब बना देगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, इंटीग्रेट करिए जरा इसको, इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो देखो y को भी अंदर ले लो तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा इसका, y को अंदर ले तो इंटीग्रेट कैसे होगा, तो हो जाएगा 0 से h तक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा YH स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब माइनस 2HY स्क्वायर, और इस y का गुणा कर दिए इंटू क्या हो गया, ये dy, dy के रेस्पेक्ट में इन सब का इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा हमको। आइए अब आगे क्या करना पड़ेगा, तो अब इनको इंटीग्रेट करिए, तो ये 3 बाई एच का क्यूब, तो ये कांस्टेंट में बचा, इधर y बार है, इधर 0 से लेके h तक, और y से h का स्क्वायर, तो y का इंटीग्रेशन, h तो कुछ होगा नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा, यानी y का अगर करेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, तो y का करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, फिर इसी तरह y का क्यूब, एक सेकंड, अब यहां पर हम लोग का जो बचता है इनको कर देंगे, तो वाई एच स्क्वायर कर, इसका करेंगे तो वाई का स्क्वायर बाई 2 इंटू, ये तो एच का स्क्वायर है ही है, यानी वाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई का पावर 4/4 हो जाएगा, ये माइनस ये 2h है, तो 2h और वाई का क्यूब बाई 3, 2h वाई का क्यूब बाई क्या हो जाएगा, यही ना आ जाएगा 2h वाई का क्यूब बाई 3। अब ये आ चुका इंटीग्रेट होके, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा दीजिए, और यहां से हम लोग का आ जाएगा ये पूरा क्या, 0 से x, यही ना, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब एक बात बताइएगा, 3 बाई ये h का क्यूब है, वहां से यदि हम लोग इसमें एक बार पूरे में h रखना पड़ेगा, एक बार 0, तो यदि 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएंगे, अगर h रखोगे तो हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ y की जगह पर h रख रहे हैं हम लोग, यही ना किया जाता है, y की जगह h रखिए, एच स्क्वायर एच के पावर 4/2 प्लस एच के पावर 4/4 माइनस h की जगह, यहाँ पर y की जगह h रखोगे तो क्या बचेगा, 2h के पावर 4/3, यहां से यदि हम लोग कॉमन कर दें तो h के पावर 4 को कॉमन किए तो 3/h का क्यूब इंटू, यहां से h का पावर 4 कॉमन, क्या बचा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2, यही ना। अब यहां से सॉल्व करें, ये सब किसके बराबर है, y बार का ही वैल्यू सीधे आएगा, जान लीजिए, डिवाइड वाइड कर चुके हैं, फिर से लिख देना है, यहां से ये कैंसिल हुआ तो बचा 3 और ऊपर एक h बचा, और यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, तो देख लो यहाँ पे 4 दूना 8, 4 3 12 ले लेते हैं, तो 12 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 माइनस 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 3h इंटू 6 3 9 में से 8 गया 1 अब बटा 12, यानी 3 से कटा ये 3 चौका 12, तो h/4, ये h बार की वैल्यू आई है, y बार की वैल्यू आई है जो है h/4। आप इतना ताम झाम किए तब पता चला कि एक सॉलिड ठोस कोन का जो केंद्र होता है वो उसके बेस से h/4 की ऊंचाई पर होता है, तो ये आपको वैसे याद होगा, अब याद होगा, लेकिन इसका बेसिक लॉ से आपको निकालना पड़ सकता है, तो यहां से ऊपर कितना जाएंगे h/4 पर, यानी पूरी ऊंचाई के 1/4 पर इसका क्या होगा, केंद्र होगा। आपको क्या लग रहा था शंकु में हो सकता है 1/3 पे हो, एक आधे पर तो संभव नहीं लग रहा था, लग रहा था 1/3 पे होना चाहिए, लेकिन देखिए निकला कहां 1/4 पे, यानी कहने का ये मतलब, जबकि त्रिभुज होता है, याद करिए ये ऐसा ही अगर प्लेन 2D त्रिभुज होता तो त्रिभुज का केवल कितनी दूरी पर होता, h/3 पर था, याद करिए त्रिभुज का h/3 पर था, लेकिन वही शंकु का कितने पर है, जब वही त्रिभुज ऐसे है उसी को घुमा दो, वही सॉलिड जब बनेगा तो वही शंकु बना देगा। त्रिभुज का h/3 था और शंकु का क्या है h/4 है,
इसलिए देखो बेसिक नियम तुमने जाना कि इस तरीके से ये सब चीजें निकाली गई हैं हमारे लिए और हमको निकाल के दी गई हैं कि आप यूज करिए। आगे से हम इनका केवल प्रयोग करेंगे। जैसे आज हमने सिलेंडर का देखा और हमने साथ साथ कोन का देखा। अब इसी तरीके से यदि हमें इसी तरीके से किसका दे दिया जाए, यदि हमको इसी तरीके से गोले का दे दिया जाए, मान लीजिए इसी शंकु की जगह पर यदि हमको किसी गोले का दे दिया जाए कि केंद्र कहाँ होगा, मान लीजिए, और ये हमारे पास ले लिया, और हमने अब बताइए अगर हम यही पूछे कि गोले का केंद्र कहाँ है, तो कहोगे अगर इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो, इस लाइन के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो कि इसके कंपेयर में कहाँ होगा, तो भाई यहां से आर चले जाना, यहां से आर मिल जाएगा। मतलब इस पॉइंट से अगर पूछ रहे हो इसको 0 0 मान के, तब तो मैं कहूंगा आर जाओ मिलेगा। अगर तुम इनको नहीं बल्कि इस पॉइंट को रेस्पेक्ट मान के निकालोगे, इस पॉइंट को, तो कहां जाना पड़ेगा, कहीं नहीं, 0 0 पे होगा। अगर यहीं से पूछे कि कहां होगा तो 0 0 पे होगा, और जहां बनाए तो वहां से पूछे कहां से होगा तो आर आर पे होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि इसका केंद्र निकालने के लिए भी वही काम। कैसे? ऊपर आपको इसका केंद्र निकालने के लिए भी ऊपर आपको एक पट्टी लेनी पड़ेगी। पट्टी का मतलब एक आयत यहां पे ऐसे मानना पड़ेगा। फिर अब सुनिए ध्यान से, यहां पे फिर इसकी यहां से यहां तक की दूरी त्रिभुजों के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। यहां से एक मानेंगे ये ऐसे, और इसको एक त्रिभुज मान करके आप यहां से ये त्रिभुज, जैसे ये हो जाएगा गोले की त्रिज्या r, ये दूरी हमने ले ली है y, तो फिर ये कितना बचा, तो कहेंगे सर ये होगा r² माइनस y², यही ना हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान ले निकाल ही देते हैं, हम समझा रहे, हम सोचे समझा दे, हम निकाल ही देते हैं। यानी सर्कल का कितना हो जाएगा, सर्कल का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, जैसा हमने माना है y दूरी पर माना है एक पट्टी, y दूरी पर मैंने एक पट्टी मानी है, यहीं से बताना है हमको, y दूरी पर एक पट्टी मानी है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, r² माइनस y² बराबर ये होगा ना यहां से यहां तक। अब ये अगर आपको पता चल गया है यहाँ पे, तो भाई इसका पूरा ये त्रिज्या का काम करेगा। दिस इज द डिस्टेंस। ये हमने पट्टी मानी है वो सिलेंडर बनेगी, पतली सी, और ऐसे एक सिलेंडर बनेगा छोटा सा। नहीं समझे कि ये सिलेंडर क्यों बनेगा, नहीं समझे? ये सिलेंडर नहीं होगा पतला सा, तुम किसी गोला लो, कोई गोला ले लो, उसमें एक पतली सी पट्टी ऐसे काट लो, पतली सी पट्टी, गोला ठोस गोले में से ऐसे दो तरह से पतली पट्टी काट लो, निकालोगे ना तो वो सिलेंडर दिखेगा। क्यों? हल्का सा घुमा रहेगा किनारों पे, लेकिन नेग्लेजिबल है, इतना पतला हम माने हैं। और इसकी मोटाई कितनी यहां से यहां तक, बताओ, यहां से वहां तक मोटाई वही dy होगी। तो कहेंगे इसका हम मोमेंट लेंगे इस पर, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम कहेंगे कर लो इंटीग्रेट करके मोमेंट। तो काम तो वही करना पड़ेगा, कि जैसे अभी तक कोना ओना शंकु अंकु का किए हो उसी तरीके से काम तुमको गोले का भी करना पड़ेगा, इसी तरह अर्ध गोले का भी करना पड़ेगा। अब गोले का मान लो हम लोग निकाल लिए कि भाई इसका कुल वॉल्यूम, यानी हम सीधे इसको लिख सकते हैं कि Vy बार, यानी जहां भी केंद्र होगा Vy बार बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब अगर तुम गोला लिए हो और तुम चाह रहे हो कि हम यहाँ पे y दूरी पे चले, तो ये पट्टी कहाँ हो सकती है, यहां से ऊपर गए, और बाकियों का तुम बेस से ले रहे थे, तो बेस से केवल ऊपर ही जाने वाला वो था, लेकिन यहां से अगर तुम ले रहे हो तो ऊपर या नीचे दोनों जा सकते हो। और ज्यादा कहां जाओगे, r, या नीचे जाओगे तो -r। तो -r से लेके r तक ये पट्टी विचरित हो सकती है, बदल सकती है, और उस पट्टी का कितना होगा वॉल्यूम। तो भाई वॉल्यूम उसका अगर पूछे पट्टी का वॉल्यूम जो dv होगा, तो वो वॉल्यूम कितना होगा उस पट्टी का, तो हो जाएगा गोले का कितना होता है, पहले तो पट्टी तो सिलेंडर है, तो पाई r² का मतलब ये होगा अंडर रूट यार, r² माइनस h² को अंडर रूट में लेना पड़ेगा ना, क्या होता है r² प्लस y² बराबर इसका स्क्वायर, तो ये तो r² प्लस ये होगा ना, अंडर रूट r² माइनस y² होगा, सॉरी फॉर दैट। तो इसको ले लोगे तो तुम कहोगे अंडर रूट r² माइनस y² का स्क्वायर, पाई r² इंटू h, पट्टी का रेडियस का स्क्वायर। पट्टी का रेडियस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ r² माइनस y², ये पट्टी का रेडियस है इस पट्टी का जो हमने माना है। तो पाई r² इंटू dy हो गया, यानी यहां से कितना हो गया, इसको लिखेंगे तो ये dv है, तो हम पूरे का ले लें पूरा वॉल्यूम, तो पाई और हमने कर दिया इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने आप
केवल यही रूट हटता है। चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ चुपचाप, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डीवी इंटू वाई दूरी पर इसका हमने क्या ले लिया, मोमेंट ले लिया। ये मोमेंट होगा ना, अब पूरे का मोमेंट 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, गोले का पूरा मोमेंट जो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो यहाँ पर लिख दें 4/3 पाई आर का क्यूब। आर क्या है, इस गोले का पूरा, इस गोले का जो रेडियस है यहां से यहां तक वो क्या है, आर है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां पर लेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू वाई बार, तो उधर क्या बचेगा, पाई तो कांस्टेंट है, निकल आया यहाँ पे। ये माइनस आर से लेके आर तक, और वो अंदर का ये स्क्वायर है ना, इस पूरे का स्क्वायर है। तो पहले तो अपने आप में ये रूट हटा सकते हैं हम लोग, चाहे तो स्क्वायर से हम लोग रूट पूरा हटा सकते हैं। तो बच्चा क्या हम लोग का, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो रहा है यार, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का, वाई इंटू डी वाई, यही ना हो जाएगा भाई, देख लो। यानी अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तुम खिलाड़ी अगर हो चुके हो तो मैं थोड़ा तेज कर लूं काम को। तो वाई यहाँ पे क्या बचा, वाई आर स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब आई इंटू क्या बचा हम लोग का, हैंग कर जा रहा है भाई, वाई आर स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, तो क्या रहा है, कहाँ दो दो लिखा जा रहा है, सही है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये अब हम इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वाई आर स्क्वायर का डी वाई के रेस्पेक्ट में इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 होगा। यानी हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई का पावर 4/4, यही ना, और ये हो जाएगा माइनस आर से लेके आर तक, यही हो जाएगा। अब यहां से हम लोग लिखते हैं इस पूरे का 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू वाई बार बराबर, यहां से अच्छा पाई से पाई तो कैंसिल कर ही सकते थे हम लोग, चलो यहां से ये पाई से पाई तो कैंसिल कर ही सकते थे ना हम लोग। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज बताइएगा क्या आ रहा है इसको, तो एक बार चलो इसको हटा ही देते हैं, 4/3 आर का क्यूब इंटू वाई बार, अब बराबर हो जाएगा उधर उधर जरा ध्यान देना, एक बार आर रखना। अब जीरो, यहाँ जीरो नहीं है, अब यहाँ आर है तो आपको माइनस आर रखना पड़ेगा। आर जब रखोगे इस पूरे में और एक बार माइनस आर रखोगे तो वैल्यू क्या क्या आएगी, तो जैसे ही तुम इसमें आर रखोगे इस पूरे में तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे वाई की जगह पर आर रखना है तो आ जाएगा आर के पावर 4 अब आई, देखो यहाँ पे 2 माइनस वाई की जगह पे आर ही तो रखना है पूरे में, तो आर के पावर 4 बाई क्या हो जाएगा 4। जब यहां पर हम लोग बोलेंगे इसके जगह पर सर आर का पावर 4 आप रखें, इसके जगह सॉरी वाई की जगह पर आप आर रखें, तो ये कुछ आया ना, और माइनस, सर माइनस आर रखिएगा जरा यहाँ पे, तो माइनस आर का स्क्वायर जब तुम करोगे इस जगह पे तो वो भी आर के पावर 4 ही बनाएगा, अब आई 2 आएगा, अब फिर माइनस करोगे, यहाँ पे भी माइनस आर रखोगे, इस जगह पे उठा के भी माइनस आर रखोगे, तो माइनस आर के पावर 4 असल में पॉजिटिव होता है, माइनस आर गुणे माइनस आर 2 बार करोगे तब पॉजिटिव, फिर 4 बार करोगे तब भी पॉजिटिव, तो भी आर के पावर 4, अब बाई क्या आ जाएगा नीचे 4। तो ये आ गया, एक बार इसमें हमने रखा है इस पूरे इक्वेशन में, एक बार हमने आर रखा माइनस करके फिर माइनस आर रखा, अब दोनों का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, ये भी वही है वो भी, तो ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे 0, यानी वाई बार की वैल्यू, अब ये 0 बटा ये पूरा तो 0 ही ना आएगा। यानी हम जब वहीं खड़े होकर के पूछ रहे हैं कि यहां से कहां होगा केंद्र, अरे यहीं पे होगा, कहीं नहीं जाना है, तुम वाई बार माने हो कि कहीं पर केंद्र होगा तो यहीं पर होगा, अगर तुम यही चीज यहां माने होते ना तो यहां से अगर निकाले होते तो वाई बार की कोई वैल्यू आई होती। तो चलो उससे मतलब नहीं है, तुम यहां पर देख लो कि सर्कल सॉरी स्फेयर का, हम सर्कल यहां पर लिखे हैं, इसको सर्कल लिखना थोड़ा पाप है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको बोल सकते हैं हम लोग स्फेयर। स्फेयर का पूरा कैलकुलेशन हमने आपको दिखा दिया, वो हमने कोण का यहाँ निकाल के छोड़ा था, यहां से स्फेयर का दिखा दिया, और भी चीजों का दे सकता है लेकिन तरीका यही होगा। अब मैं बस
एक लेक्चर और लूंगा सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और उसमें केवल न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, रिमूव्ड पोर्शन वाला न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, 2-3 न्यूमेरिकल लगाऊंगा, पूरा अब खत्म। लास्ट लेक्चर पक्की बात है कि अब केवल सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर का एक लास्ट लेक्चर बचेगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग का बस एक ही चैप्टर बचा है अंत में, मशीन। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही, पसंद आ रही है, तो देखो कहना ना पड़े, लाइक वाइक का बटन दबा दो, कमेंट्स डालो ताकि मोटिवेट रहूं, तब मशीन वाला चैप्टर धड़ल्ले से जल्दी से मैं ला दूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।